नमस्कार साथियों। भारत के अंदर जो सांसद हैं वो विदेश दौरे के लिए गए थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने के बाद में यहाँ भारत के सांसदों को विदेश दौरे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम बनाई और उनको विदेश दौरे के लिए भेजा गया, जिसमें उनका क्या हुआ, रिस्पांस क्यों नहीं मिला, उसको लेकर आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं गए, इन सारी बातों के लिए अपन अभी बात करेंगे ही करेंगे। आपको बता दें, अभी एक वीडियो निकल कर आ रहा है रवीश कुमार ऑफिशियल का, जिनका टाइटल है सांसदों को विदेश दौरे का रिस्पांस नहीं, प्रधानमंत्री मोदी खुद क्यों नहीं गए। इसी को लेकर रवीश कुमार ने पूरी बात करी है और इसी वीडियो का अपन अभी रिएक्ट भी करेंगे। और आपको बता दें, रवीश कुमार ने विदेश दौरे को लेकर सांसदों की पूरी टीम गई थी, उनके बारे में पूरी बात बताइए। उससे पहले आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करना। वह वीडियो पूरा देखेंगे तो ही पूरी बात आपको समझ में आएगी। और आपको बता दें, और अभी इस वीडियो को अपन रिएक्ट करते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो को। सांसदों के विदेश दौरे को लेकर एक गंभीर सवाल से शुरू करना चाहता हूं। अच्छी बात है कि 51 सांसदों और 8 पूर्व राजदूतों का दल बनाकर 33 देशों की यात्रा पर भेजा गया है, ताकि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के बारे में दुनिया को बताया जा सके। हम इसके महत्व को कहीं से कम नहीं कर रहे। संकट और चुनौती के समय हो सकता है यह बेस्ट रणनीति हो, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए। आप सभी क्रिकेट का मैच देखते हैं। जब मैच संकट में आता है तो टीम का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी या कप्तान क्या करता है? क्या वह स्टेडियम से बाहर निकलकर शॉपिंग करने चला जाता है या अपना क्रम बदलकर बैटिंग करने आ जाता है? जैसे 2011 के विश्व कप में भारतीय टीम के 114 रनों पर 3 विकेट गिर चुके थे। तभी कप्तान धोनी ने खतरे को भांप लिया और युवराज सिंह की जगह बल्लेबाजी करने आ गए। शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। भारत विश्व विजेता बन गया। भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी कहां हैं? यही मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा, गांधीनगर, भुज, अहमदाबाद में रोड शो कर चुके हैं और अब पटना और भोपाल में रोड शो की तैयारी कर रहे हैं। 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 151 देशों की यात्राएं की हैं। हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं। विदेश यात्राओं के सबसे अनुभवी नेता पटना और भोपाल में रोड शो करने जा रहे हैं और पटना साहिब से बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद फ्रांस और रोम गए दल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह कुछ उल्टा नहीं हो रहा? क्या यह अच्छा नहीं होता कि पटना में रोड शो का काम पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद करते और फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलकर आतंकवाद पर कमिटमेंट लेने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते? प्रसाद होते पटना में, प्रधानमंत्री होते पेरिस में। जब दुनिया के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के सामने भारत का पक्ष रखने का वक्त आया, तब विदेश यात्राओं में रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी भोपाल और पटना में रोड शो कर रहे हैं। इससे कम समय में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ब्रसेल्स और जर्मनी की यात्रा कराते और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान तो जारी करवा ही देते, लेकिन खुद करने लगे रोड शो और सांसदों का दल बनाकर भेज दिया विदेश। जिस वक्त भारतीय सेना ने पराक्रम किया हो, आप खुद कह रहे हैं पाकिस्तान को पानी पिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, उस वक्त में क्या आपका मोराल यानी हौसला इतना भी ऊंचा नहीं कि आप खुद विदेश यात्राओं पर जाएं, ट्रंप से मुलाकात करें, मैक्रों से मुलाकात करें, ब्रिटेन जाएं, इटली जाएं और पाकिस्तान को घेरने का काम करते? 151 देशों की यात्राओं के अनुभवी प्रधानमंत्री मोदी पटना और भोपाल में रोड शो करें, यह ठीक बात नहीं। क्या आपको इसमें अजीब नहीं लगा? कम से कम विदेश मंत्री को ही भेज देते। तो भेज दिया सांसदों को। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट देखिए तो पता चलेगा भारत में रहकर क्या कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यात्राओं पर भी नजर रखनी चाहिए। जिसे भारत ने ठिकाने लगा दिया है, उसके प्रधानमंत्री यात्राओं पर निकले हैं। पहलगाम हमले के समय शहबाज शरीफ तुर्की में थे। अप्रैल में सऊदी अरब की भी यात्रा की। इस हफ्ते तुर्की, अजरबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं।
इस दौरे को खास तौर पर भारत से चल रहे तनाव के संदर्भ में आयोजित किया गया है। देखना चाहिए कि सऊदी अरब से लेकर ईरान तक पाकिस्तान को लेकर किस तरह अपना स्टैंड बदल रहे हैं। इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी ने काफी निवेश किया है। यहां के कई देशों ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भी दिया। ईरान से आने वाली तस्वीरों में पाकिस्तान की सेना के फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी देखे जा सकते हैं। ईरान ने फिलिस्तीन पर स्टैंड को लेकर पाकिस्तान की तारीफ की है। आयतोल्ला खामेनेई ने शहबाज शरीफ के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की है और लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव खत्म हो गया है। हमें उम्मीद है कि दोनों के बीच तनाव सुलझाया जा सकेगा। पाकिस्तान की तारीफ करते हुए खामेनेई लिखते हैं कि इस्लामिक देशों के पास हमेशा इस्राइल के साथ रिश्ते कायम करने के फायदे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी इन बातों से प्रभावित नहीं हुआ। गजा में इस्राइल के अपराधों को रोकने के लिए जरूरी है कि ईरान और पाकिस्तान द्वारा मिलकर कदम उठाए जाएं। जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब से लेकर ईरान और तुर्की के प्रमुखों से मिल रहे हैं, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री पटना और भोपाल में करोड़ों रुपए के खर्चे से रोड शो कर रहे हैं। घर घर सिंदूर पहुंचाने के कार्यक्रम लॉन्च किए जा रहे हैं। पहलगाम में जो लोग मारे गए उन घरों में अभी तक शोक होगा, जीवन भर रहेगा, लेकिन सिंदूर बंटवाकर राजनीति का जश्न लॉन्च किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या इसमें कुछ भी बुरा नहीं लग रहा? कभी गांव गांव से लोहा मांगा जाता है कि राम मंदिर के निर्माण में काम आएगा, तो कभी घर घर राम मंदिर का अक्षत बांटने का कार्यक्रम लॉन्च होता है। उसके बाद भी अयोध्या हार जाते हैं। अब सिंदूर भेजा जाएगा। क्या सिंदूर उनके घर भी जाएगा जिनके घर में औरतों ने अपना जीवन साथी खो दिया? किसे सिंदूर बंटवा रहे हैं? उन महिलाओं से तो आप मिलने तक नहीं गए। प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से यही करते आ रहे हैं। सिंदूर बांटो, अक्षत बांटो, थाली बजवाओ और लोहा मांगो। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी अपने आप में यात्रा ही है। सांसदों का दल 33 देशों की यात्रा पर तो निकला ही है। क्या दोनों के वीडियो में आपको कोई अंतर दिख रहा है? कोई जानकारी या खबर उससे मिल रही है? मेरे हिसाब से दोनों के वीडियो में केवल लोकेशन का अंतर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में आपको वडोदरा, गांधीनगर दिख जाएगा और पटना भी। सांसदों के दौरे के वीडियो में आपको एयरपोर्ट दिख रहा है। सांसदों के सूटकेस की ट्रॉलियां दिख रही हैं। होटल में प्रवेश करते हुए, होटल से निकलते हुए दिख रहे हैं। विदेशी सरकारों की इमारतों की भव्यता दिख रही है। सांसदों की कमेटी के सदस्यों से, थिंक टैंक के सदस्यों से मुलाकात की तस्वीरें दिख रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिख रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बस दिख ही रहा है, चेक इन चेकआउट, लेकिन आउटपुट नहीं दिख रहा। रिजल्ट क्या निकल रहा है, उन देशों की तरफ से आधिकारिक बयान क्या आ रहा है, इसका पता नहीं चल रहा है। जिस सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, यहां तक कि अपनी विदेश यात्रा के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। उनकी सरकार का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल दुनिया के हर देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इससे पता चलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व गोदी मीडिया के इस दौर में भी खत्म नहीं हुआ है। जिस चीज को मोदी सरकार के दौर में कुचला गया, उसी का सहारा मोदी सरकार लेती नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ विपक्ष की भी वापसी इसी प्रतिनिधिमंडल से हो रही है। विपक्ष पर कितना हमला किया गया गोदी मीडिया की तरफ से। एंटी विपक्ष पत्रकारिता की शुरुआत की गई। गोदी मीडिया ने विपक्ष को देश का दुश्मन बना दिया। गालियां तक दी गई गोदी चैनलों से। अब विपक्ष के सदस्यों को प्रतिनिधिमंडल का चेहरा बनाकर पेश किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के एक्स हैंडल पर सांसदों के दलों की तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। हर देश के भारतीय दूतावास के ट्विटर हैंडल से भी फोटो पोस्ट हो रहा है। इन तस्वीरों से पता चलता है सांसद कहां पहुंचे और कहां के लिए निकल गए, किससे मिले। हर देश के भारतीय दूतावास से एक संक्षिप्त बयान जारी होता है, लेकिन इन सूचनाओं से यह नहीं पता चलता कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या वहां के रक्षा मंत्री से क्यों नहीं मुलाकात हुई। क्या यह देश भारत के दल को गंभीरता से नहीं ले रहे? कतर, सिंगापुर, जापान के विदेश मंत्री और रूस के विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात हुई है, तो इसका मतलब है कि कम से कम विदेश मंत्रालयों से
विदेश मंत्रियों से तो संपर्क किया ही गया होगा, फिर सभी देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात क्यों नहीं हुई? क्या कुछ देशों ने मना भी कर दिया? इसका जवाब कैसे मिलेगा? इन मुलाकातों के बाद इन देशों की तरफ से कोई बयान जारी नहीं होता है। कमेटी के सदस्यों ने क्या सुना, क्या कहा? क्या इतना ही लक्ष्य है इस महान सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का? इंडिया इन फ्रांस, फ्रांस में भारत का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है। इसी पर मुलाकात की तस्वीरें हैं और एक प्रेस रिलीज है जिसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी पोस्ट किया है। प्रेस रिलीज संक्षिप्त है। यही पता चलता है कि फ्रांस गए भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की क्या क्या गतिविधियां वहां रहीं। इसे पढ़कर साफ हो जाता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने या विदेश मंत्री ने सर्वदलीय दल से कोई मुलाकात नहीं की, न फ्रांस ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया। इस प्रेस रिलीज में कोई खास जानकारी नहीं है। पहला पैराग्राफ इसी में समाप्त हो गया कि रविशंकर प्रसाद ने अपने दिन की शुरुआत में फ्रांस और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट के वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की। भारत की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में 3 लाइन में जानकारी दी गई है कि भारत ने आतंकवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प दोहराया और ग्लोबल समुदाय से इस लड़ाई में भाईचारे की उम्मीद जताई। इंडिया इन फ्रांस की तरफ से इसकी तस्वीर जारी की गई है। इस तरह से ट्वीट जारी की गई, लेकिन प्रेस से कितने लोग आए उसका पता नहीं चलता, जबकि समाचार एजेंसी ANI के वीडियो में बाकी पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे जा सकते हैं। हमारे पास ANI की कॉपीराइट नहीं है तो वो वीडियो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन भारतीय दूतावास के हैंडल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए पत्रकारों की भी तस्वीरें होनी चाहिए थीं। एक ही पत्रकार की 2-2 बार तस्वीर लगाई गई है। वही पत्रकार रविशंकर प्रसाद से हाथ मिला रहा है और फिर फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला से हाथ मिला रहा है। अगर इतनी प्रमुखता दी गई है तो नाम और इनके संस्थान के बारे में भी बताना चाहिए था। इस पत्रकार का नाम रेजिस्लो सोम्य है। यह खुद को उमेरता नाम के मीडिया संस्थान के संपादकीय निदेशक बताते हैं। इन्हें 92,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पर। इनके ट्विटर पर मुख्य रूप से रूस से जुड़ी खबरें ज्यादा मिलती हैं। रविशंकर प्रसाद का जो बयान आया है उसमें सिर्फ ANI, PTI, DD का माइक है, किसी विदेशी मीडिया का नहीं। फ्रांस का बड़ा अखबार है लामोद, अक्सर भारत को लेकर खबरें छपती हैं। क्या इस दल को लेकर लामोद में कोई रिपोर्टिंग हुई है? फ्रांस 24 न्यूज चैनल पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोदी मीडिया को लेकर एक रिपोर्ट आई जिसे भारत में भी लोग साझा कर रहे थे। क्या इस चैनल ने भी भारत के दल को कवर नहीं किया? यहां तक कि रविशंकर प्रसाद के ट्विटर हैंडल पर भी फ्रांस में प्रेस कवरेज की कोई जानकारी नहीं दी गई है, किसी प्रकार की क्लिपिंग साझा नहीं की गई है। इसी से जवाब मिल जाता है कि मीडिया से मुलाकात की इन तस्वीरों में मीडिया क्यों नहीं दिखाई दे रहा। इंडिया इन फ्रांस ने अपने ट्वीट में किसी भी फ्रेंच मीडिया, अखबार, टीवी, वेबसाइट या पत्रकार को टैग नहीं किया है। केवल ANI और PIB को किया है जो भारत की एजेंसियां हैं। कम से कम इतना तो बताना चाहिए कि भारतीय दल के दौरे के बारे में फ्रांस के किस अखबार ने विस्तार से खबर छापी, किस चैनल ने दिखाया। क्या फ्रांस की मीडिया ने भारत के इस महत्वपूर्ण दल के दौरे को महत्व नहीं दिया? यह बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब प्रोपेगेंडा इतना हावी हो तो बताना पड़ता है। क्या भारत के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि इस दल को फ्रांस के मीडिया में कहां जगह मिली? हेडलाइन में मिली या फुटनोट में या केवल भारत के प्रेस नोट में? मीडिया ने नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन क्या वहां के सरकार के स्तर पर इसे महत्व दिया गया? सरकार से मिले बिना क्या इस यात्रा का मकसद पूरा हो सकता है? जैसे इन भव्य तस्वीरों में फ्रांस की नेशनल असेंबली को आप भीतर से देख सकते हैं। यह एक बैठक की तस्वीर है। इससे पता चलता है कि भारत का प्रतिनिधिमंडल नेशनल असेंबली के सांसदों से मिला। फ्रांस के निचले सदन के सदस्यों से मुलाकात हुई। भारत की प्रेस रिलीज में बताया गया कि संसद में विदेश मामलों की कमेटी से मुलाकात हुई। इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप ग्रुप के सेनेटर्स और विदेश और सुरक्षा मामलों की कमेटी के सदस्य मिले। इस कमेटी के वाइस चेयर और सदस्यों से दल ने मुलाकात की। तो क्या चेयरमैन भी शामिल नहीं हुए? कमेटी की उपाध्यक्ष मिल रही हैं जो एक सेनेटर भर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति या वहां के राजनीतिक दल के अध्यक्ष वगैरह के मिलने की कोई सूचना नहीं। रविशंकर प्रसाद ने फ्रांस के थिंक टैंक्स और भारतीय समुदाय से मिलने की तस्वीरों को भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है। हम और आप
यही समझ रहे हैं और यह सही भी है कि भारत ने सर्वदलीय दल भेजा है। भारत ने अपनी तरफ से रूटीन या खानापूर्ति के लिए दल नहीं बनाया होगा, लेकिन क्या फ्रांस या कोई भी देश समझ रहा है कि भारत से इतना बड़ा महत्वपूर्ण आधिकारिक दल आ रहा है तो उसे पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। सांसदों और मैत्री समूह या थिंक टैंक से मुलाकात एक तरफ, वहां के विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक से मुलाकात की कोई खबर नहीं। रविशंकर प्रसाद भारतीय मीडिया से बयान दे रहे हैं, फ्रेंच मीडिया का माइक तक नजर नहीं आता और उसमें कह रहे हैं कि फ्रांस और सारी लोकतांत्रिक दुनिया को एक स्वर में पाकिस्तान से उपजने वाले और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त आतंकवाद का विरोध करना होगा। हम उनके शुक्रगुजार हैं। वी आर वेरी टच्ड किस बात के लिए? रविशंकर प्रसाद ने कहा यह उनके लिए भावुक क्षण है। इसमें भावुक होने वाली बात क्या थी? दिल को छूने वाली क्या बात थी? क्या हो गया जो वो भावुक हो गए? कूटनीतिक काम के लिए गए हैं, भावुक हो रहे हैं। भावुकता तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के लिए छोड़ दीजिए। रोड शो पर रोड शो किए जा रहे हैं जिसमें करने के लिए कुछ भी नहीं। अब रविशंकर प्रसाद भी भावुक होने लग जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? हम सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि फ्रांस हमने टीम भेजी, हमारी तरफ से काम सही था, लेकिन फ्रांस ने महत्व नहीं दिया, एक औपचारिकता निभा दी। फ्रांस की सरकार का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं मिला। ऐसा दल फ्रांस से आता तो जरूर प्रधानमंत्री मोदी मिलने के लिए बुला लेते और वो फोटो हर जगह, हर अखबार में पहले पन्ने पर छप जाता। और कोई न नेपाल न भूटान, छोड़ दीजिए, कोई नहीं आया। तो ये सब बहुत गंभीर विषय हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत गंभीरता से इसको एड्रेस कर रही है। जब समझ में आ गया कि जो विध्वंसकारी विदेश नीति है और हम अलग थलग हो गए, तो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात हुई। उसमें जो विवाद पैदा किया गया वो आपने देखा, हमने नाम भेजे, जो हुआ चलिए वो तो हो गया। अब वहां भी कुछ लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स में जा रहे हैं, दिख रहा है, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, एमपीज दिखता है, अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, डायस्पोरा से कर रहे हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस के विपक्ष के सांसद क्या कर रहे हैं, कैसे भारत का पक्ष रख रहे हैं, वो आपके सामने है। और पक्ष के सांसद, मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता, रोज एक जहरीला झूठा ट्वीट करके वहां भी कांग्रेस पर हमला किया जाता। मिसाइल पाकिस्तान पर दागनी थी, विपक्ष पर नहीं। इस पर बात होनी चाहिए कि फ्रांस ने क्यों नहीं महत्व दिया। क्या भारत ने अपनी तरफ से फ्रांस के लिए कोई कमी की है? क्या ग्लोबल स्तर पर भारत की किसी नीति से फ्रांस नाराज है या अलग थलग हो चुका है? क्यों नहीं खुलकर पाकिस्तान की भूमिका की निंदा कर रहा है? यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या इस दल के बाद फ्रांस ने आधिकारिक स्तर पर कोई बयान दिया कि पाकिस्तान को आतंक का समर्थन करना बंद कर देना चाहिए। इसी तरह कनिमोई की अध्यक्षता में जो दल रूस गया वह विदेश राज्य मंत्री से ऊपर के सरकारी प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिल पाया। पीआईबी के प्रेस नोट से पता चलता है कि कनिमोई के ग्रुप ने पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल फ्रेंडकोव से मुलाकात की, जो अब सुरक्षा मामलों के एक सरकारी संस्थान का संचालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की कमेटी के प्रथम डिप्टी चेयर और कुछ सेनेटर के अलावा निचले सदन की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की कमेटी के अध्यक्ष और सांसदों से भी यह समूह मिला। कनिमोई के अलावा इस समूह में सपा के राजीव राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद, बीजेपी के कैप्टन ब्रिजेश चौटा, राजद के प्रेमचंद गुप्ता, आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल शामिल हैं। इंडिया इन रशिया की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। यहां पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर देख सकते हैं। पत्रकार भी दिखाई दे रहे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। इंडिया इन रशिया के हैंडल से बताया गया है कि रूस के किस किस मीडिया संस्थान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की। कम से कम 8 संस्थानों के नाम हैं, जबकि इंडिया इन फ्रांस के हैंडल से एक का भी नाम पता नहीं चला। रूस के सरकारी मीडिया संस्थान स्पुतनिक की भारत इकाई की वेबसाइट पर इस दल को लेकर खबर छपी मिली, जिसे धैर्य माहेश्वरी ने लिखा है। यहां भी दोनों तरफ से आतंक से लड़ने के इरादे और सहयोग पर जोर दिया गया, जो एक रूटीन बात है। धैर्य माहेश्वरी की रिपोर्ट प्रेस रिलीज जैसी लगती है, बल्कि भारत की मॉस्को एम्बेसी की प्रेस रिलीज के शब्दों को ही इस रिपोर्ट में कोट करके छापा गया है। लिखा है कि जो भी राज्य आतंक का इस्तेमाल कर रहा है
भारत उन्हें एक्सपोज कर अलग थलग करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नोट में यह भी लिखा है कि भारत के सांसदों और विदेश राज्य मंत्री के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर काफी बातचीत हुई और दोनों पक्षों ने आतंक के सभी स्वरूपों के खिलाफ अपनी क्षमताओं को एकजुट करने की बात कही। यह सब कुछ भारतीय एम्बेसी के प्रेस नोट से भी रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि समूह किस किस से मिला। कोई भी संपादक ऐसी कॉपी से बहुत उत्साहित नहीं होगा। रूस के बाकी अखबारों चैनलों में कैसे दिखाया गया, छापा गया, इसकी कोई क्लिप साझा नहीं की गई है। तो यह दल किस लिए गया है? वहां के सांसदों, थिंक टैंक और प्रेस से बात कर रहा है। अगर प्रेस से बात कर रहा है तो उसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को देनी चाहिए ताकि पता चले कि वहां की जनता को ठीक से पता चल रहा है या नहीं। क्या यह काम भारत के राजदूत नहीं कर सकते थे? वो खुद वहां की सरकारों, थिंक टैंक से संपर्क नहीं कर सकते थे? या भारत के विदेश मंत्री ही जाते तो लगता कि कोई सीरियस काम हो रहा है। जापान में जो दल गया वो वहां की कंजर्वेटिव पार्टी से मिलकर आया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की रिसर्च टीम के कार्यवाहक अध्यक्ष से मुलाकात हुई जो काउंटर टेररिज्म पर काम करती है। रिसर्च टीम जापान के विदेश मंत्री के अलावा जापान के पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व कानून मंत्री रह चुके यासुहिरो हनाशी से मुलाकात हुई। जापान में भी सऊदी अरब की तरह फ्रेंडशिप कमेटी से बातचीत हुई। भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को लेकर बात होती रहती है। प्रधानमंत्री मोदी 3 बार सऊदी अरब जा चुके हैं। सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किए जा चुके हैं। जिस समय राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब में दावा कर रहे थे कि उन्होंने लड़ाई रुकवा दी, उस समय सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। लेकिन क्या सऊदी अरब में इस दल को महत्व दिया जा रहा है? यहां गए दल ने सऊदी इंडिया फ्रेंडशिप कमेटी से मुलाकात की। यह कमेटी सरकारी है, मगर साफ नहीं कि आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने में यह कमेटी या इसके सदस्य कितने कारगर साबित होंगे। न इन बातों को लेकर मीडिया में कोई रिपोर्ट कर रहा है। इस कमेटी के सदस्य भारतीय दल से मिलते रहते हैं। इसी जनवरी में सऊदी अरब गए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने मेजर जनरल अब्दुल रहमान अल हर्ब से मुलाकात की थी। यहां पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बयान दिया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल किया है कि पहलगाम हमले के बाद से धर्म को जोड़ने में आगे रहने वाले, नफरती बातें कहने वाले अब कह रहे आतंकवाद का धर्म नहीं होता। यही बात तो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जीवन साथी हिमांशी ने कह दी तो उन्हें कितना ट्रोल किया गया। याद रखिएगा, निशिकांत दुबे ने कहा है आतंकवाद का धर्म से संबंध नहीं होता। इस बयान के बाद बीजेपी के आईटी सेल को अपने सारे मीम फाड़ कर फेंक देने चाहिए। ये सब जवाब हमें चाहिए और ये जवाब तभी मिल सकते हैं जब गंभीरता से, बिना ट्रोल्स से प्रेरित होकर बात हो, विशेषज्ञों से बात हो, सरकार को समझ में आए कि साहब यहां हमारी कमजोरी रही है विदेश नीति की और जिनसे सीखना है उनको आप ट्रोल कर रहे हो। इंदिरा जी को ट्रोल कर लेते हैं साहब। इंदिरा जी को कोई ट्रोल कर सकता है? पाकिस्तान के मामले में आपने देखा उन्होंने क्या किया, भूगोल बदल दिया और ये चले उनको ट्रोल करने। तो ऐसे लोग जो सरकार में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे हमें कोई उत्तर मिल सकते हैं। वो इन चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं क्योंकि संकट की घड़ी में उनका परीक्षा हुई उनकी और उस परीक्षा में, माफ कीजिएगा, ये सरकार फेल हुई। तुर्की का विरोध किया जा रहा है आईटी सेल के जरिए। लग रहा है कि विदेश नीति को लेकर कितनी जागरूकता आ गई है। आपको हमारा तुर्की का वीडियो जरूर देखना चाहिए। ठीक बात है कि शशि थरूर के बयानों को लेकर ट्विटर पर काफी चर्चा हो रही है। हम इस वीडियो के आखिर में कर रहे हैं, जबकि आतंकवाद को लेकर शशि थरूर ही ठीक से पक्ष रख रहे हैं। उन्हें काफी कवरेज भी मिल रहा है। लेकिन क्या थरूर वॉशिंगटन जा सके? बीजेपी के सांसद हिंदी में भी प्रभावित नहीं कर पा रहे, अंग्रेजी में थरूर का क्या ही मुकाबला कर पाएंगे। हम जानते हैं थरूर की चर्चा क्यों हो रही है। भारत में लोग साल का 1 से लेकर 2 लाख, 3 लाख, 5-5 लाख रुपया खर्च करते हैं कि उनका बच्चा किसी तरह अंग्रेजी सीख जाए पब्लिक स्कूल में जाकर। ऐसे में कोई सांसद इतनी अच्छी अंग्रेजी बोले, उसे कोचिंग या ट्यूशन का मास्टर समझकर सुनना ही चाहिए। हर किसी को अपनी अंग्रेजी सबसे पहले अच्छी करनी चाहिए। जितने भी हिंदी के दर्शक हैं, ध्यान से सुनें।
नहीं तो पब्लिक स्कूल से अपना नाम कटवा लीजिए। मूल बात है कि इन यात्राओं का हासिल क्या है। विदेश यात्राओं के एक्सपर्ट राष्ट्र प्रमुखों को अखबारी में भर लेने वाले यानी हक करने वाले प्रधानमंत्री मोदी विदेश में क्यों नहीं है, रोड शो क्यों कर रहे हैं, वो भी पटना और भोपाल में, वडोदरा और भुज में। मैं जानता हूं इस सच्चाई का सामना करने में आपको तकलीफ होगी। पहलगाम हमले के पहले भारत के लोग इस भुलावे में थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, G20 का सम्मेलन हो रहा है, भारत दुनिया के मसलों में निर्णायक भूमिका निभा रहा है और विश्व गुरु के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर क्या कर रहे हैं, भोपाल में रोड शो करने जा रहे हैं, घर घर सिंदूर पहुंचाने की योजनाएं बन रही हैं। क्या बीजेपी के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को वाकई ये सब समझ में नहीं आ रहा है? यकीन करना मुश्किल होता है। इंसान के सामर्थ्य को कभी कम नहीं समझना चाहिए। यह सामर्थ्य ही है कि 151 देशों की यात्राएं करने वाले विदेश दौरे के वक्त भारत में रोड शो कर रहे हैं।